नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम उत्तर प्रदेश में जो अगला विधानसभा चुनाव है उसको लेकर किस तरह से राजनीतिक दांव-पेच शुरू हो गए हैं और किस तरह से जातियों को मुद्दा बनाकर समाज के एक वर्ग किसी वर्ग विशेष को मुद्दा बनाकर जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो विपक्ष में है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वो अपने-अपने कार्ड लेकर मैदान में आ गई हैं, सामने आ गई हैं और जो शुरुआती जो इस तरह के जो कार्ड हैं वो ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखे जा रहे हैं। पहले बीएसपी ने ये घोषणा की कि वो ब्राह्मण सम्मेलन करेगी और ब्राह्मणों के बूते पर ब्राह्मण और दलित गठबंधन बनाकर उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी करेगी और सर्वजन के सहारे उत्तर प्रदेश में वापस आएगी और इसकी शुरुआत सतीश मिश्रा ने जो पार्टी में मायावती के बाद दूसरे नंबर के नेता कहे जाते हैं, उन्होंने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए इसकी शुरुआत करी। हालांकि सम्मेलन का नाम क्योंकि हाईकोर्ट की 2013 से ही इस तरह के जाति और इस तरह के नामों के सम्मेलनों पर रोक थी हाईकोर्ट की, तो इस वजह से उन्होंने नाम तो इसका कुछ प्रबुद्ध वर्ग सम्मान सम्मेलन जैसा कोई नाम इसका रखा, लेकिन जो भाषण वहां पर हुए उसमें ब्राह्मणों की बात की गई और कई वक्ताओं ने ब्राह्मण सम्मेलन का जिक्र किया, यानी कि साफ था कि ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति बीएसपी करना चाह रही है और ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की कोशिश बीएसपी की थी। एक दिन इस घटना को नहीं बीता कि अचानक से समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण कार्ड लेकर सामने आ गई और समाजवादी पार्टी ने भी 5 जो ब्राह्मण जाति से जुड़े नेता थे उनको एक साथ अखिलेश यादव के सामने खड़ा किया और ये कहा गया कि ये ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े नेता हैं और इनका आग्रह है कि अब समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन करे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी इन सम्मेलनों को नाम प्रबुद्ध सम्मेलन दिया है और ये इस सिलसिले में जो पहला सम्मेलन होना है वो 23 अगस्त को बलिया में होना है। जो लोग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले उनमें माता प्रसाद पांडे शामिल थे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर अब उनकी जमीन अपने इलाके में भी बहुत सुरक्षित नहीं रही है। हालांकि इस बार जिला पंचायत का जो चुनाव था उसमें वो अपने परिवार को सफलता दिलाने में कामयाब रहे। दूसरे मनोज पांडे थे जो विधायक हैं और उसके अलावा 3 पूर्व विधायक थे जिनके बूते पर जिनमें एक लखनऊ के अभिषेक मिश्र भी हैं जो अखिलेश सरकार में जब पहली बार लाए गए थे तब उनका परिचय दिया गया था कि ये बहुत बौद्धिक तौर पर बहुत पढ़े लिखे हैं, आईआईएम के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी युवा और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको अपनी पार्टी में प्रतिनिधित्व दे रही है, इसलिए उनको मंत्री भी बना दिया गया। हालांकि इस बार उनको ब्राह्मण नेता के तौर पर पेश किया जा रहा है और वो भी अब ब्राह्मण नेता हैं। पवन पांडे भी ब्राह्मण नेता हैं और ये सब ब्राह्मण नेताओं ने जो अखिलेश यादव के सामने जब इनके छोटे-छोटे भाषण हुए तो उसमें इन सब ने ये कहा कि पूरा ब्राह्मण समाज हमारे साथ है और इस बार ब्राह्मण समाज हमारे साथ आकर उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करेगा। यानी कि ब्राह्मण समाज को ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने ऐसा मान लिया है कि वो घर की चेरी है, जैसे हम आदेश देंगे वैसे काम हो जाएगा और ब्राह्मण समाज इतना एकजुट है कि वो इक्के-दुक्के नेताओं के कह देने से बिल्कुल दौड़ता हुआ आएगा और वोट डाल के चला जाएगा। इस तरह की छवि, एक तरफ प्रबुद्ध वर्ग भी उसको कहा जा रहा है और दूसरी तरफ वोट के लिए बिल्कुल भेड़चाल करने वाला ऐसा बताने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि नेता चाहे वो बसपा के हों चाहे वो सपा के हों, दावा ये कर रहे हैं कि सारा ब्राह्मण समाज हमारे साथ है और हमारे पीछे। इन परिस्थितियों में ब्राह्मण समाज किस तरह से चीजों को देखता है, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की ऐसी स्थिति है कि उसको इतनी दयनीय स्थिति है समाज के दूसरे और बहुत सारे वर्गों की तुलना में कि उसको चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है, या फिर जो उनका एक खास तरह का वोट बैंक है, एक वोट प्रतिशत है 13% के आसपास, उसको लेकर सारी कवायद हो रही है।
इस बात पर हम बातचीत करेंगे आज की बात में आज। और इसमें हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आईएएस, पूर्व आईएएस विजय शंकर पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। बातचीत की शुरुआत मैं पांडे जी आपसे करना चाहता हूं। जिस तरह से दो राजनीतिक पार्टियों ने ब्राह्मण समाज को लगातार एक के बाद एक 2 दिनों में अपने बिल्कुल पीछे आता हुआ बताया है, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज इतना निरीह है कि कोई एक नेता कहेगा और सारा समाज उसके पीछे चला आएगा? चलिए, लगता है पांडे जी से हाँ। हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसी सवाल को मैं शरद जी आपसे करना चाहता हूं कि क्या वाकई में ब्राह्मण समाज की ऐसी स्थिति है, वो इतना निरीह है कि किसी एक नेता ने कहा कि सब हमारे पीछे हैं और ब्राह्मण समाज बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह उनके पीछे चला आएगा? क्या राजनीतिक स्थिति ऐसी है या फिर राजनीतिक जो नेता हैं, जो पार्टियों के लोग हैं, वो वस्तु स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, ना तो ये स्थिति ऐसी है और ना ही ऐसी हालत है कि ये लोग जो ये क्लेम कर रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे स्थिति, वास्तु स्थिति को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं ये। लेकिन इनको एक ये दिखाने का दिखावा बहुत होता है, आडंबर करने का बहुत शौक है नेताओं को, हमारे जिस पार्टी के भी हो। तो वो ये सोचते हैं कि उनके बोलने से ये परसेप्शन बन जाएगा, और परसेप्शन बन जाएगा तो एक माहौल बनेगा उनके फेवर में, और दूसरे जो वोट जो जो खिसक रहा है उनका, वो बच जाएगा ये सोच करके कि ब्राह्मण हमारे साथ आ रहा है। इनका ये सोचना कि ब्राह्मण समाज इनके पीछे भेड़ बकरियों की तरह चल रहा है, ये दिखाता है कि इनकी कितनी, एक तो कितनी छोटी मानसिकता है, गलत मानसिकता है। और दूसरा, मतलब ब्राह्मण समाज जिसको इंडियन सोसाइटी में सबसे प्रबुद्ध, सबसे इंटेलिजेंट समझा जाता है, उसको ये समझ रहे हैं कि भेड़ बकरी की तरह से है। इससे तो मुझे लगता है सिवाय ब्राह्मण समाज को और नाराज करके, और जो उनकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से चली आ रही है योगी आदित्यनाथ के रवैये की वजह से, शायद वो भी खत्म हो जाए और वो वापस बीजेपी में चले जाएं, अगर यही रोक रहा है इन लोगों का। पता, एक तो होता है कि आप, चलिए आपने बोल दिया कि हम प्रयास कर रहे हैं ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने का, ठीक, लेकिन ये क्लेम करना कि सब सब आ गए हमारे, हमने बस उनको कहा कि आ जाओ भाई, हम आपके लिए जान दे देंगे, और मतलब अभी तक 4.5 साल में जान देने का कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। वो मतलब आप सोचिए, सतीश चंद्र मिश्रा इतने बड़े वकील हैं और बात कर रहे हैं आज की, वो हम उसका खुशी दुबे का जो विकास दुबे के रिश्तेदार लगती है, कि उसका हम केस लड़ेंगे जाके कोर्ट में। तो भैया किसने मना किया था जब जब ये कांड हुआ था, तब आप आके करते रहा, अरे मुंह से बोल ही देते। तो ये दिखता है कि चुनाव आया और ये सब आडंबर शुरू हो गया। अखिलेश यादव, अब उन्हें जो है लिखता है कि परशुराम, बस परशुराम हमारे हैं, और परशुराम हमारे हो गए, वो तो आप बोल दीजिए, कोई भी बोल दे सकता है कि हमारे हो गए, तो सारा ब्राह्मण समाज उनके पीछे चला जाएगा। मतलब इतनी क्या बताएं, बचपना है ये, और ये बेवकूफ़ी है। मतलब इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन सोच जो है अभी भी बिल्कुल सबसे नीचे छोटे वाले स्तर की है। और ये सोचना कि जो है हम इतने बड़े 30 मार्खा हैं कि हम बोलेंगे, और वो अंग्रेजी में पोइट्री हुआ करती द पाइट पाइपर, तो वो उसने तो उस तरीके से सब उसके पीछे पीछे जो है उसने बीन बजाई और सब पीछे पीछे चले आए। तो ये इससे होना, हासिल कुछ नहीं होना है, ये खाली माहौल, और माहौल इनके फेवर में भी नहीं बन रहा है, इससे माहौल इनके खिलाफ जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, जिसका एक तरह से समाजवादी पार्टी का जो राजनीतिक दर्शन है वो लोहिया जी के विचारों से प्रभावित था, और जाति तोड़ो एक तरह से इस आंदोलन की जो मूल पृष्ठभूमि थी वो जातियों को तोड़ने की और समाज में बराबरी लाने की बात थी। और दुर्भाग्य से आज समाजवादी पार्टी को ये आरोप तो उस पर लंबे समय से लगता रहा कि वो यादवों की पार्टी है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों की भी याद आ रही है, और ब्राह्मणों के नाम पर भी वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में
बहुत कुछ कर सकती है। और करने के नाम पर जो फिलहाल जो अभी 2 दिन पहले अखिलेश के घर में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये कहा गया कि हमारी पार्टी आएगी तो हम परशुराम दिवस पर जो है वो जयंती के पर जो है अवकाश की घोषणा करेंगे। हमने पहले भी किया था और उसको जो है बीजेपी की सरकार ने उसको खत्म कर दिया था, इसलिए हम उसको वापस करेंगे। यानी कि परशुराम जयंती पर अवकाश की घोषणा हो गई और ब्राह्मण समाज की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अतुल जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या ये समाजवाद का बिल्कुल ही एक तरह से वैचारिक पतन की स्थिति नहीं दिखाई देती? नहीं, वैचारिक पतन तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनको ये ऐसी स्थिति में है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ भी मिले हमको वो अस्त्र इस्तेमाल करना है। सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव के फॉर्मूला पर चलती आ रही है। अब इसमें चूंकि इनको ये लग रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि वहां ठाकुरवाद ज्यादा है, इसलिए ये ब्राह्मणों की तरफ भाग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में भी जो ब्राह्मण नेता 3-4 थे, जैसे अभिषेक मिश्रा, नकुल दुबे, तो उनका कोई स्टेचर एज ब्राह्मण लीडर तो रहा नहीं। नकुल दुबे तो रिश्तेदारी में थे इसलिए आ गए। अभिषेक मिश्रा का भी कुछ दूसरा प्रभाव था। और जिस पार्टी का चुनाव से पहले माहौल बन जाता है तो वो फिर किसी को भी अगर टिकट दे देती है वो जीत जाता है। ब्रजेश पाठक की तरह लोग कम होंगे जो अपने काम की वजह से चुनाव जीते और हर बार जीते। तो इन पार्टी के नेताओं का ये मानना कि अब हम अगर ब्राह्मणों की तरफ जाएंगे तो वो हमारी तरफ चले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ब्राह्मण भी इस चीज को समझते हैं कि सत्ता बीजेपी के पास रहने की उम्मीद है ज्यादा। ऐसे में वो सत्ता के साथ रहेंगे, वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भूल जाएंगे, उनको नहीं याद रखेंगे। वो ये भी नहीं इसके ऊपर भी नहीं बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन या पोल स्ट्रैटेजी होगी वो ओबीसी ड्रिवन होगी। ये जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है केंद्र में, उसके बाद भी यही चर्चा की गई थी कि ओबीसी के ऊपर जोर ज्यादा रहेगा। अब उनका कॉम्बिनेशन क्या रहता है, ओबीसी, ठाकुर, ब्राह्मण, वो एक देखने की बात है। लेकिन ब्राह्मण ये मानना कि ब्राह्मण बीजेपी को पूरी तरह से छोड़ देंगे वो नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास कुछ लोग आएंगे नहीं, लेकिन वो ऐसे नेता शायद ना हो जिनका अपने क्षेत्र में, अपने वोटर के बीच में ज्यादा प्रभाव हो। वो पार्टी के नाम पर जीत सकते हैं, अपने नाम पर कम नहीं। संभावनाएं तो यही हैं कि जब टिकट का बंटवारा वो दौर जब शुरू होगा तो बहुत सारे लोग आराम गयाराम की तरफ पार्टियां भी बदलेंगे, नई नई लोग पार्टियों में आएंगे भी, और जिनके पास पैसे का दम होगा वो नए नए राजनीतिक दलों को ज्वाइन भी करेंगे और समाजवादी पार्टी में जाएं, बसपा में जाएं, बीजेपी में जाएं। कांग्रेस में तो शायद कोई स्कोप किसी तरह का है नहीं, लेकिन कम से कम इन 3 पार्टियों में तो चुनाव के पहले भगदड़ की स्थिति दिखाई देगी। लोग आएंगे भी, लोग जाएंगे भी। लेकिन जो मुद्दा यहाँ पर है शरद जी, जिस तरह से अब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो लगभग 1 साल पहले अगस्त में 7 अगस्त को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में भी उस वक्त, क्योंकि राम जन्मभूमि का जो मंदिर का शिलान्यास उसकी हलचल बहुत तेज थी, तो उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने ये ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की थी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में उस वक्त भी
ये घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी। समाजवादी पार्टी हर जिले में एक-एक परशुराम की प्रतिमा लगाएगी और साथ ही साथ लखनऊ में 108 फुट की प्रतिमा लगेगी, जो सबसे ऊंची प्रतिमा होगी परशुराम की। और इसके लिए कलाकारों का भी जो मूर्तिकार हैं उनके से भी बातचीत शुरू करने की बात कही गई थी। और संयोग से उस बैठक में, उस कार्यक्रम में भी अभिषेक मिश्रा मौजूद थे, एक चेहरे के तौर पर, ब्राह्मण नेता के चेहरे के तौर पर। अब 1 साल बाद फिर से जब बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड अपना खेल लिया, तो समाजवादी पार्टी फिर से उसी अपने जो पुराना कार्ड है उस पर नए सिरे से आना चाह रही है। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास वाकई में मुद्दों का अभाव है? देखिए जी। गोविंद, इसमें इसके पीछे एक पूरी पृष्ठभूमि है। एक माहौल ऐसा बन गया है कि आम धारणा ये हो चुकी है कि इस बार भाजपा जो है वो भाजपा को ब्राह्मण का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी योगी आदित्यनाथ से नाराजगी है। और वजह उसकी सिंपल है कि योगी आदित्यनाथ बड़ी खुल करके ठाकुरवाद में बिलीव करते हैं और काफी उन्होंने बढ़ावा दिया। तो उसकी वजह से अब ये हुआ कि साहब ब्राह्मण वोट कहाँ जाएगा। आइडियली तो कांग्रेस में जाता अगर कांग्रेस जिंदा होती, लेकिन कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति है, तो इनको लगा कि ये मौका अच्छा है। बसपा को मेरी जो जानकारी है, बसपा को बीजेपी द्वारा, देखिए बड़ा क्लियर है, मायावती इस वक्त भाजपा के हाथों में खेल रही। जब उनके पिछले साल 2 साल से उनके जितने एक्शंस हैं वो यही जाहिर करते हैं, और उनका अपनी पार्टी का अस्तित्व बहुत कम हो चुका है। तो उनको और ईडी और सीबीआई के डर से, अब जब इतनी सारी नाजायज दौलत होगी तो डरना तो पड़ेगा सीबीआई और ईडी से। तो उसके डर की वजह से ये सब कुछ वैसे ही करती हैं जिस वजह से इनको कहा जाता है। ये धारणा है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गलत होगी। तो उनको ये लगाया गया कि ब्राह्मण वोट जो है, वो भाजपा ये मानने लगी कि हाँ भाजपा, उनका ब्राह्मण वोट जो अच्छा नंबर लाता है, वो खाली नंबर नहीं लाता है, वो इन्फ्लुएंस भी करता है वोटर को। तो वो खिसक रहा है। तो उनको ये मौका अच्छा लगा, उनको ये खतरा हो गया तो कहाँ जाएगा। अगर भाजपा के खिलाफ जाना है तो भाई जो भी इस वक्त भाजपा के खिलाफ जाना चाहता है, वो सोचता है सपाई बची पार्टी, चाहे वो करे चाहे कुछ ना करे, बाय डिफॉल्ट वो बन गई है एक मेन पार्टी अगेंस्ट बीजेपी। तो इनको ये लगा कि अगर ये इसमें चला गया समाजवादी पार्टी में तो भाजपा का नुकसान हो जाएगा। स्प्लिट होना जरूरी है कि कहीं पे भी इकट्ठा ब्राह्मण्स का वोट ना चला जाए। ये भाजपा की नेचुरल फिगर होगी इन हालात में। तो उन्होंने इसलिए ये छोड़ दिया मायावती को। और क्योंकि मायावती एक बार खेल कर चुकी हैं, उससे उनको फायदा भी मिला है कि ब्राह्मणों को जोड़ करके, वो बड़ी लंबी एक्सरसाइज थी। अब ये बटन दबा करके ऐसी चीज नहीं है कि एकदम से ब्राह्मण वोट उन्हें मिल जाए। और ये ड्रामा करके जो इन्होंने सतीश मिश्रा को भेज करके और पूरा फुल स्केल बड़ा बढ़िया ड्रामा अयोध्या में रचवा दिया, तो उससे थोड़ी ना वोट मिल जाता है कि वो खड़े होकर बोल रहे हैं मैं ब्राह्मण हूं। पहली बार पता लगा कि वो ब्राह्मण है, ऐसा लग रहा है। और फिर वो उन्होंने कहा हम तो रोज पूजा करते हैं भगवान को और राम की, और घर में उनके लगे हुए गणेश। तो वो ये सब बातें, अब आपने 125 लीटर से सरयू में जल अभिषेक, वो 125 लीटर दूध से वो कर दिया, जल अभिषेक वहां करवा दिया, वो जाकर के राम जन्मभूमि पूजा कर दी, वो कह दिया कि हम बनवाएंगे मंदिर। बातों से कोई इंप्रेस होता है? लेकिन उनको लगता है कि कुछ भी हो, कुछ भी डेंट लग जाए, इकट्ठा ब्राह्मण वोट जो हमारे से खिसक रहा है किसी एक पार्टी में न चला जाए। उस उद्देश्य से ये किया गया है। और दूसरा उद्देश्य मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है। और बड़ा जग जाहिर है कि इलेक्शन टाइम जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए ये रेवेन्यू कलेक्शन टाइम है भाई। अब है सही बात है। तो बट जब आपको कोई मान नहीं रहा है आजकल की बहुजन समाज पार्टी की कुछ हैसियत बची है जो एक जमाने में थी, तो टिकटार्थी जो हैं वो आपको रेट उस हिसाब से नहीं देंगे। जब माल की वैल्यू ज्यादा होती है मार्केट में, तभी तो
माल ज़्यादा दाम में बिकता है। तो उसको वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी हैसियत दिखाने के लिए कि साहब हम बहुत 30 मार्का हैं, बस बना नहीं जा रहे हैं सरकार, और ब्राह्मण सारा हमारे साथ आ चुका है। तो जो अपनी इंटरनल रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत बढ़ जाए, ये भी उद्देश्य होगा, और ये बहुत से लोगों का ही मानना है। हो सकता है ये उद्देश्य हो, लेकिन जहाँ तक ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं, ये बात, या ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, इस तरह की बातें हैं, तो मुझे लगता है ये शायद जमीनी स्तर पर ये बातें इतनी गहराई तक सही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें, विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो ब्राह्मण हैं, उप मुख्यमंत्री एक वो ब्राह्मण हैं, राज्य के मुख्य सचिव ब्राह्मण हैं, और बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर कुछ समय पहले तक डीजीपी भी ब्राह्मण थे, बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मणों को नियुक्तियां भी मिली हैं। तो कोई ब्राह्मणों के साथ कोई उनके साथ भेदभाव है, इस तरह की बात तो मुझे नहीं लगती। और इस सिर्फ इसलिए बीजेपी ब्राह्मणों को अपने से अलग करने के लिए मायावती की तरफ चले जाए, इस तरह का कोई कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, ये भी राजनीतिक तौर पर मतलब एक कल्पना जैसी ज्यादा लगती है, इसके पीछे जमीनी सच्चाई कम लगती है। लेकिन इन दोनों संभावनाओं के इतर अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से परशुराम के नाम पर ब्राह्मण कार्ड खेला है और बीएसपी राम के नाम पर कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, पांडे जी आपसे मैं समझना चाहता हूं, आप तो क्योंकि बीएसपी की सरकार में भी आप बड़े पद पर थे, सरकार के महत्वपूर्ण पद पर आप थे, और समाजवादी पार्टी की सरकारों में भी आप महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। एक अधिकारी के तौर पर क्या आपको लगता है कि इन जो सपा और बसपा की सरकारें थी, इसमें समाज में ब्राह्मणों के साथ कोई उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके साथ अन्याय हो या गैर बराबरी हो, उसके खात्मे के लिए कुछ खास कार्यक्रम थे, कुछ खास योजनाएं थी, कुछ खास परिकल्पनाएं थी? गोविंद जी, देखिए, ये जो चर्चा हो रही है इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जो पार्टियां कर रही हैं, वो उसका कोई आधार है कि? देखिए गोविंद जी, हम लोग बिल्कुल बात समझ लें, हमारे देश में और हमारे प्रदेश में, हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजनीति का कोई सिद्धांत में मतलब बचा नहीं है। ये सिर्फ एक जोड़ तोड़ है कि कैसे किसी तरीके से कुछ नंबर इकट्ठा किए जाएं और कुर्सी पे बैठ जाएं। देखिए, ये सब दोनों पार्टियां 10-10 साल सरकार चला चुकी है और नरक कर चुकी है प्रदेश का, इसमें कोई मुझे कहने में संदेह नहीं है। भ्रष्टाचार में दोनों का मुकाबला करिए तो कौन बड़ा था कौन छोटा था, कोई तो बड़ा निष्कर्ष निकालना बड़ा असंभव है कि कौन ज्यादा बेईमान था कौन कम था। और इनकी कहानियां देखिए चारों सब जाहिर है। अब आपको ये, जब मैं शरद जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, दिक्कत ये है अभी दोनों पार्टियों की कि ये भ्रष्टाचार में इतनी डूबी है, और एक सरकार ऐसी केंद्र में बैठी है जो सीबीआई ईडी का प्रयोग करती है। वो प्रयोग सही करती गलत करती, इस पर मैं इसमें अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी मानना है जो बेईमान है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप प्रेस पे हो, चाहे अखबार करते हो, चाहे जो कुछ करते हो। तो इनके खिलाफ अब लोग ऐसे दलदल में फंसे हैं कि अगर ये ज्यादा स्वर उठाएंगे तो ये बच नहीं पाएंगे अपने पूर्व कर्मों से। तो गोविंद जी, मुझे लगता है कि ये जो ब्राह्मण का कार्ड है, ये बेसिकली ये दोनों पार्टियों का बड़ा पुराना खेला हुआ कार्ड है। आखिर राजनीति तो उन्हें करनी है, और लोगों को कुछ कंफ्यूजन, कुछ लोगों के दिमाग में नयापन डालना कि हम मजबूत हो रहे हैं, ये दिखाना है। आखिर करें क्या फिर? ये तो 4 पकड़ 5 पकड़ के ब्राह्मण वो लाते हैं, 4-5 पकड़ के ब्राह्मण वो लाते हैं। और मैं आपको गोविंद जी बता दूं, आप हर जिले में कम से कम 100 ब्राह्मण के संगठन है, और सब विश्व स्तरीय संगठन है। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ लोगों के आने या कुछ लोगों के बैठने से क्या होगा। जो लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं उसको समझ लें कि उत्तर प्रदेश में 1000 होंगे विश्व स्तरीय विश्व ब्राह्मण सम्मेलन, और क्या क्या होते हैं, और इनका कोई भी अपना वर्चस्व नहीं है। इसे कुछ नेताओं की इकट्ठा होने कुछ नहीं होने वाला है। जहां तक चुनाव की बात है, देखिए हर वर्ग अपना अपना स्वार्थ देखता है, ये किसी के सगे नहीं है, कोई जाति किसी की सगी नहीं, किसी पार्टी की सगी नहीं है। एक समय में कांग्रेस पार्टी की बड़ी सगी पार्टी थी ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट और मुसलमान, जब उन्होंने देखा इनसे स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, दूसरी जगहों पे चले गए। उसी तरह ब्राह्मण भी है, जिधर इसका स्वार्थ सिद्ध होता दिखेगा, जहां उससे अच्छा बार्गेन दिखेगा, वो उसी तरफ चला जाएगा। आज के एकदम सबसे निचले स्तर में थे, उनकी शिकायत थी कि उनकी थाने में उनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी बात सुनी नहीं जाती, और जो पैसा और प्रभाव वाले नेता हैं उनकी बात सुनी जाती है।
समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तो बिल्कुल इसी तरह की स्थितियां थी। ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक पार्टियां जनता के हित के लिए या वास्तविक तौर पर जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम करने की कोशिश कभी नहीं करती, और उत्तर प्रदेश में राजनीति का जो बिल्कुल निकृष्ट स्वरूप हम देख रहे हैं उसमें ये चीज़ें बहुत लगातार बढ़ रही हैं कि आप कुछ भी कहकर किसी भी तरह से जोड़ तोड़ करके सत्ता हासिल करने की कोशिश करें। अतुल ये जी, आपसे मैं संक्षेप में जानना चाहता हूं कि शरद जी कुछ बोलना नहीं नहीं, चाह रहे आप नहीं, मैं खाली ये कहना चाह रहा था अतुल कि ये एक चीज और है, उसी उसी कड़ी में मैं जोड़ना चाह रहा था जो उन्होंने पांडे जी ने कहा कि एक और चीज थी जो कि कभी नहीं हुई दोनों के राज में, ना यादवों के राज में ना बहन जी के राज में, किसी को नौकरी बिना नोट दिए नहीं मिली। चाहे वो ये सुना था कि यादवों के राज में यादवों को कुछ कंसेशन कम कुछ कंसेशन दे दिया जाता था, लेकिन बिना रिश्वत के नौकरी नहीं मिलती थी। बिल्कुल और सही। बहन जी के यहाँ वो भी मुरब्बत नहीं थी, रेट फिक्स, जिसके पास, तो नतीजा क्या हुआ, तो वही संपन्न लोग जो थे उन्हीं के परिवारों को नौकरी मिली। जो नाराजगी हुई और जो वोट बैंक जो एक तरीके से था जो ड्रिफ्ट किया, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि यंग लोग जो थे उनको लगा कि भाई ये सिर्फ नाम के लिए हमारा वोट लेते हैं। जो जो तबका पढ़ लिख गया है, चाहे वो यादवों का हो चाहे दलितों का हो, वो अब सवाल पूछने लगा है। ये एक अच्छा ट्रेंड है हमारे लोकतंत्र में कि अब जो पढ़ लिख गए हैं, देखिए, और अवेयरनेस इनको आ गई है। टेलीविजन को कैसा भी कहिए, उससे अवेयरनेस तो क्रिएट होती ही है। तो वो तबका जो है यंग आदमी, वो पूछने लगा सवाल कि भैया हमें तो कहते थे नौकरी दोगे और तुम्हारा राज आ गया, वोट तो हमारा लिया, नौकरी तो उसी को मिलती है जिसके पास नोट है, तो हम खाली वोट के लिए हैं। अच्छा, इसमें समय लगेगा लेकिन ये इनको सबक सिखाएगा, यही यंग आदमी। और ये आगे चल के आप देखिएगा, क्योंकि हमने देखा उस इलेक्शन के टाइम में तो कुछ ऐसे परिवारों में देखा कि पिता कह रहा है कि नहीं भाई, हम तो मुलायम सिंह के पुराने भक्त हैं, हम तो यादवों की पार्टी को वोट देंगे, और लड़का बोल रहा है ना बिल्कुल नहीं देंगे। ये कहते थे कि नौकरी देंगे, नौकरी किसको मिली, नौकरी उसी को मिली जिसके पास नोट है। तो ये समय लग रहा है लेकिन आएगा फर्क। बिल्कुल फर्क आना चाहिए, फर्क आना जरूरी है। लेकिन अतुल जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये वक्त उत्तर प्रदेश में जैसा है, बात जातियों की, ब्राह्मण समाज और निषाद समाज और राजभर समाज, इस तरह की बात करने के बजाय अगर कोई राजनीतिक दल मुद्दों की बात करे, जमीनी जो सच्चाई है उसकी बात करे, तो शायद ज्यादा उसको लाभ मिल सकता है? निश्चित तौर पर। लेकिन यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी भी जात और धर्म के ऊपर नहीं उठ पाई। इस बार भी ये दोनों इश्यूज डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी लिस्ट है गिनाने के लिए कि उन्होंने क्या क्या काम किया। कायदे से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सभी दलों को बात करनी चाहिए और उनको एक वादा ये करना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाओं पर वो बजटरी एलोकेशन कितना बढ़ाएंगे और कमिट करें कि हम इतना पैसा आपकी देंगे, क्योंकि वो तो सबसे कम रहता है किसी भी सरकार में। आप देख लीजिए हेल्थ सेक्टर का बजट जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों का यही हाल है। जो प्रायोरिटी होनी चाहिए नहीं, सरकार में वो है लेकिन मुझे लगता है कि बजट भी शायद समस्याओं का समाधान नहीं है, क्योंकि अगर हम मायावती के शासनकाल में देखें, स्वास्थ्य विभाग का बजट भी बहुत था, तमाम बाहर से भी बहुत पैसा स्वास्थ्य विभाग में आ रहा था, और उस जमाने में लखनऊ में हर दूसरे तीसरे महीने एक सीएमओ का मर्डर होता था। जेल के अंदर तक एक स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी का मर्डर हुआ था। 8,000 करोड़ का 8,000 करोड़ का नेशनल वो जो फ्रॉड हुआ था पूरा उसी में तो हुआ था, उसी राज में, वो जो NHRM वाला जो था। बजट भी मुझे लगता है, बजट आना जो है वो भ्रष्टाचार के लिए और उसकी राहों को और आसान करने का काम बजट करता आए है। और कायदे से उसका सदुपयोग हो, कायदे से इस्तेमाल हो। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को वाकई में बदलना है, उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से इसी तरह के जो चुनावी वादे हैं, चुनावी भटकाने के जो नारे हैं, उनमें नहीं फंसना है, तो निश्चित तौर पर जनता को भी अपने को बदलना होगा। और मुझे
मैं तो व्यक्तिगत तौर पर इस बात पर यकीन करता हूं कि चाहे हम कुछ भी कहें, उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म जाति इनके शिकंजे में है, भ्रष्टाचार के शिकंजे में है, लेकिन जनता ने उत्तर प्रदेश की बार बार ये दिखाया है कि जनता की ताकत सबसे बड़ी है और जनता सबसे ज्यादा समझदार है। मायावती की जब सरकार थी, सरकार के आखिरी दिनों में ये लगता था कि इससे अच्छी सरकार, जो सरकार कहती थी, इससे अच्छी सरकार कोई नहीं रही। लेकिन जनता ने उसको आईना दिखाया और मायावती सत्ता से बाहर हुई, समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी वो तो आखिरी वक्त तक भी यही कहते रहते थे, हमने उत्तर प्रदेश बदल दिया, नया उत्तर प्रदेश हमने बना दिया, और तमाम तरह के बड़े बड़े दावे वो करती थी। लेकिन जनता ने भी उनको भी आईना दिखाया और उनको भी सत्ता से बाहर किया। अब इस बार बीजेपी की बारी है। विज्ञापनों के जरिए बीजेपी चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चाहे प्रिंट मीडिया को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे रही है, लेकिन उन विज्ञापनों से कुछ वक्त के लिए मुख्यमंत्री या उनके तमाम लोग संतुष्ट हो सकते हैं, उनकी तारीफों अखबारों में और टीवी में दिखाई देगी, इससे वो संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता की जो ताकत है वो आईना सत्ता को दिखाती है, और इस बार भी दावे भले ही कोई कुछ करे, लेकिन जनता ही वास्तविक उसका पैमाना, उसका रिजल्ट जनता ही तय करेगी। और जनता से ही हमको इस बार भी अपेक्षा है कि वो बिल्कुल जो सही न्याय है वो करेगी, चाहे वादा कोई जाति का करे, कोई धर्म का करे, कोई नस्ल का करे। जनता इन सबसे ऊपर जाके अपना आदेश, अपना जनादेश देगी। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अतुल जी आपका धन्यवाद, शरद जी आपका धन्यवाद, पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि वो हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमको शेयर करें। हमारे इस कार्यक्रम को उनको देखकर उनकी जो भी राय बनती है, उनके जो भी विचार बनते हैं, उनके जो भी सुझाव बनते हैं, उनसे हमको अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा हम उठा रहे हैं वो बीड़ा हम भली भांति सफलतापूर्वक उठा पाएं। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।